अब तक 14 जर्नैल पाक फौज की सरबराही कर चुके हैं। जानो और जानते रहो। में जनरल जिया ने गैर जमाती इंतखाबात कराए और वजारत उज़्मा के लिए एक निस्बतन गैर मारूफ सियासतदान मोहम्मद खान जुनेजो का इंतखाब किया। इज्जतमाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाबे मोहम्मद खान जुनेजो। असम्बली गैर जमाती थी, मगर जनरल जिया की सियासी जरूरत के तहत एक बार फिर मुस्लिम लीग बनवाई गई। पार्लियामेंट से 8वीं तरमीम मंजूर करवाई गई, जिसके जरिए मार्शल लॉ के तमाम कवानीन और अहकामात को कानूनी तौसीक हासिल हुई। आइन में 58(2)B की दफा शामिल की गई और वजीर आजम को हासिल सारे इख्तियारात सदर ममलिकत को मुंतकिल हो गए। President, he is the president of the country. He is head of the government. Where the prime minister is the chief executive, he has to run the country. So we have good cordial relations otherwise, but running the country, it's the prime minister who has to run it. मार्शल लॉ उठ चुका था, बज़ाहिर जमहूरियत आ गई थी, मगर ताकत का असल मंबा बावर्दी सदर ज़ियाउल हक ही थे। मगर ये थोड़ी बहुत जमहूरियत भी बज़ाहिर नर्म खू जनरल को बर्दाश्त नहीं हुई और 29 मई 1988 को वजीर आजम जुनेजो की हुकूमत का खात्मा करके पार्लियामेंट तोड़ दी गई। ज़ियाउल हक का ख्याल था कि ये मेरा हैंड पिक्ड, मेरा चुना हुआ आदमी है और ये जो मैं कहूँगा करेगा, और सडनली उस सियासतदान को पर लग गए। उसने ओजड़ी कैंप पे तहकीकात का हुक्म दिया। उसने जनीवा एकॉर्ड्स में ज़ियाउल हक से अलग रास्ता लेना चाहा, तो उस तमाम चीज़ें ज़ाहिर है ज़ियाउल हक को नहीं पसंद आई। आर्मी की फाइलें मंगानी शुरू की, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के प्राइम मिनिस्टर के पास आती थी। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनको कबूल नहीं थी। बात सिर्फ इतनी थी कि जनरल ज़ियाउल हक ने यह समझना शुरू कर दिया था कि ये एक कमज़ोर सा सिविलियन जिसे मैंने वज़ीर आज़म बनाया है, ये ताकतवर होता जा रहा है, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, ये मेरे सामने आ रहा है। वो जड़ी कैंप या बाकी चीज़ें वो सिर्फ इस चीज़ का इजहार थी। ये अम्र भी दिलचस्पी का बाइस है कि आज अमरीत के सबसे बड़े मुखालिफ और उस दौर के वज़ीर आला पंजाब अपने वज़ीर आज़म की बजाय फ़ौजी हुक्मरान के साथ खड़े थे। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर आज़म को बरतरफ़ किया गया एक फ़ौजी जर्नैल की तरफ से, तो नवाज़ शरीफ समेत बहुत से जो मुस्लिम लीगी रहनुमा थे, उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की हमायत की। उस वक्त नवाज़ शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अगर नवाज़ शरीफ अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े हो जाते तो शायद जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो अपनी मनमानी करने में कामयाब ना होते। कहा जाता है कि हमारे ज़्यादातर मकबूल सियासतदान मार्शल लॉ अदवार ही में उभर कर सामने आए। पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने फ़ौज की नर्सरी में, फ़ौज के गमलों में इनकी नर्सरी लगी। ये वहीं से जवान हुए, वहीं से शोहरत हासिल की और इनकी इब्तदा आर्मी की बैरकों से या आर्मी की एजेंसियों की आशीर्वाद से शुरू हुई। शेख रशीद साहब बहुत उछल के कहते हैं कि जी सियासतदान वो तो ख़ुद प्रोडक्ट हैं फ़ौज की, और उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि जी मैं तो उनका आदमी हूँ। ये बिल्कुल सही है, चूँकि भुट्टो साहब भी 10 साल तक रहे और पूरी वफादारी के साथ अयूब खां का साथ दिया, और ये भी सही है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो ज़ियाउल हक के माशाअल्लाह की पैदावार हैं, और उन्होंने कहा भी था कि वो ज़ियाउल हक के मिशन को पूरा करेंगे। भुट्टो और नवाज़ शरीफ फ़ौजी हुकूमतों के दौर में इक़्तिदार का कुछ अरसे के लिए हिस्सा तो रहे, लेकिन हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ को फ़ौजी आमरीतों के दौर की सियासी पैदावार करार नहीं दे सकते, इसलिए कि इन दोनों लीडरों ने अवाम में मकबूलियत उस वक्त हासिल की जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बगावत की। मुअर्रिखीन और तज्जिया निगार जनरल ज़िया के 10 साल को मुल्क का तारीख दौर करार देते हैं।
It's unfortunate that the person who is involved in this case, who has been convicted, the former Prime Minister, happened to be a politician. He happened to be the former Prime Minister of Pakistan. He happened to be the chairman of the People's Party. But that does not make him or anybody else above the law. उस दौर में मुंतखब वज़ीर आज़म और अवाम के मकबूल तरीन रहनुमा का अदालती कत्ल। मुकदमा भी उस पर चला जिस मुकदमे में सज़ाए मौत बनती ही नहीं थी। इरादा कत्ल, इक़दाम कत्ल और कत्ल 3 मुख्तलिफ पहलू हैं, और उसको खुद जज साहिबान ने, जो उस वक्त जज साहिबान थे, वो बाद में आप खुद इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि वो एक गलत फ़ैसला था। मेरा ख्याल है फांसी का फंदा एक था और गर्दनें 2 थी। चुनांचे यही हुआ कि जिसके पास कुव्वत थी उसने फांसी दे दी, और मुझे उनकी फांसी का बहुत दुख है। इसलिए कि मैं फिर दोबारा इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमारे इख्तलाफ हुआ करें, लेकिन बहरहाल वो गैर मामूली सलाहियत के आदमी थे और वो मुल्क मिल्लत के लिए बेहतर काम करना चाहते थे। और मेरे ख्याल में उनके फांसी लगवाने में भी अमेरिकनों का हाथ था कि ये, ताकि आइंदा के लिए क्लियर हो जाए कि जो अमेरिकनों की मुखालफत करेगा तो उसका अंजाम सिर्फ ये नहीं होगा कि कुर्सी से हटाया जाएगा, बल्कि उसको फांसी भी लटकाई जाएगी। अखबारात और जराइद पर सख्त तरीन सेंसरशिप नाफिज रही। It is freedom with responsibility, not freedom for the sake of freedom or free for all. MRD का रास्ता रोकने के लिए रियासती मशीनरी का बदतरीन इस्तेमाल हुआ। सियासी तलबा, रहनुमाओं और सहाफ़ियों को जेलों में डाला गया और उन्हें कोड़ों की सजा दी गई। मैंने भी पंजाब की 5 जेलों में सज़ाएं काटी, मैंने सिंध की 2 जेलों में सज़ाएं काटी, मैंने लाहौर का शाही किला, लाहौर का लाल किला जो अब मिसमार कर दिया गया है, और उसमें मैंने सोबते बर्दाश्त किए हैं। मैंने कोड़े भी खाए हैं ज़ियाउल हक के हाथों। अखबारी कारकुनों ने जो रोल अदा किया मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, जमहूरियत के लिए, वो एक तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या आप जानते हैं 21वीं सदी का पहला coup d'etat कब और कहां हुआ था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। 21वीं सदी का पहला coup d'etat 21 जनवरी सन 2000 को एक्वाडोर में बागियों और जूनियर फौजी अफसरों के एक गिरोह ने किया था और इक्तदार पर नायब सदर गुस्तावो नोबोआ को फाइज करके सदर जमील महूद को जला वतन कर दिया था। जानो और जानते रहो। मौर्रिखीन का तज्जिया है कि जनरल ज़िया अपने इक़्तिदार के इब्तिदाई 2 साल तक आलमी तन्हाई का शिकार थे। मगर जब दिसंबर 1979 में रूस ने अपनी अफवाज अफगानिस्तान में उतारी और अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ी, तो जनरल ज़िया ने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए अफगान जिहाद का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसके नताइज असलहा, ड्रग्स और बदअमनी की सूरत कौम आज तक भुगत रही है। All the jihadi rhetoric, Kaf, the letter K, Kaf is for Kalashnikov. लेकिन जिहाद के हामी तबके का इसरार है कि जनरल ज़िया की अफगान पॉलिसी वक्त का एक नागुज़ीर मौक़िफ़ था। उनकी बेसिक पॉलिसी थी कि रूसी सल्तनत जो है, जिसको वार्म वाटर कहते हैं, गर्म पानियों तक इनकी रसाई ना हो। वो रास्ता या खैबर से था या बुलान पास से था, यानी वाया पाकिस्तान था। और जब वो आ गए, अफ़गान हुकूमत पहले एंटी रही है पाकिस्तान के, रूस वाले आ गए तो हमें भी उससे ख़तरा हुआ और वही फ़िलासफ़ी चल रही थी रशियंस को रोकने का
ये इम्प्रेशन क्रिएट करना कि सोवियत यूनियन जो है वो वार्म वाटर्स तक आना चाह रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है जिसकी कहीं कोई एविडेंस नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ज़ाती लिहाज से भी देखा कि किस तरीके से वो जो एक आपने देखा एक आउटकास्ट हो गए थे, दुनिया में कोई लीडर इनसे बात करने तैयार नहीं था, पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया था। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान ने कहा कि हम अफ़गान जिहाद में आपका साथ देते हैं, तो अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक का वो चहीता बन गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ी ज़बरदस्त कीमत जो है वो बाद में देनी पड़ी, जो आज तक जिसको हम बड़ी बुरी तरह से भुगत रहे हैं। फ़ौज का ये ख्याल है कि हमने रोल इसलिए अदा किया था कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए। हम एक ऐसा अफ़गानिस्तान चाहते हैं जहाँ पे एक दोस्ताना हुकूमत हो और वहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस चले। वो इस फ़लसफ़े से इत्तफ़ाक़ करते थे। उस वक़्त की फ़ौज के जो हुक्मरान तबका था, जो फ़ौजी हुक्मरान थे जिसमें हमीद गुल वग़ैरह सबसे आगे हैं, उनका ये ईमान था और उनका ईमान आज भी है कि अगर रूसी अफ़गानिस्तान में आ जाते तो फिर वो पाकिस्तान में ज़रूर आते। तो उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया पाकिस्तान की फ़ौज को, और पाकिस्तान की फ़ौज ने बाकायदा इसमें अहम रोल अदा किया और इससे अब ना इनकार है। इस पर 20 किताबें छप चुकी हैं। इसी अफगान जंग के दौरान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मजहबी सियासी अनासर का गठजोड़ इस नुक्ता उरूज पर पहुंचा कि मुल्ला मिलिट्री इत्तेहाद की इस्तिलाह ज़बान-ज़द आम हो गई। मुल्ला मिलिट्री गठजोड़ का मतलब ये है कि आप मुल्ला को, फ़ौज ने मुल्ला को इस्तेमाल किया हमेशा एक अपनी एक्शंस की लेजिटिमेसी के लिए। और कश्मीर की जंग देख लें, अफ़गानिस्तान की जंग देख लें, तो हमेशा से मुल्ला को इसलिए साथ रखा गया है ताकि वो लोगों को उभार सके, उन्हें कह सके कि देखो ये जहाद है, ये खुदा के नाम पे ये चीज़ है, और खुदा को दरमियान में ला के आप लोगों की फिर उस इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट हासिल करें। मुल्ला तो एक इज़्ज़त का लफ्ज़ है, कोई गाली तो नहीं है ये मुल्ला। और ये तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो गठजोड़ है वो अशराफिया तबके में किसी का होता होगा, लेकिन जाहिर बात है कि अवाम ने या उलमा ने या दीनी रहनुमाओं ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि माशा लगे। जब माशा लगाए तो सबसे ज़्यादा पहले जेल में वही गए हैं, मारे उन्होंने ही खाए हैं, कोड़े उन्होंने ही खाए हैं, उन्होंने ही कोशिश की इस बात की माशा लाटे। जी, मुल्ला मिलिट्री अलाइंस तो हो गया था या इसके याह्या खान के ज़माने में, और ये अलाइंस कायम कराने का ज़िम्मेदार था नवाबज़ादा शेर अली ख़ान। ज़ियाउल हक़ ने उसको नुक्ता कमाल तक पहुँचाया। अफगानिस्तान में सोवियत अफवाज की वापसी के साथ ही जनरल ज़िया की सियासी ज़िंदगी का सफ़र भी ख़त्म हो गया। आज तक ये सुराग नहीं लगाया जा सका कि जनरल ज़िया की फौजी तैयारे के हादसे में हलाकत का जिम्मेदार कौन। असलियत ये है कि जब तक पाकिस्तान आर्मी में किसी की इन्वॉल्वमेंट ना होती, कोई भी परिंदा भी उस जहाज़ के पास पर नहीं मार सकता था, और अंदर की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर वो सैबोटाज करना नामुमकिन था। लगता यही है कि वहाँ की सिक्योरिटी कोई लैप्स बहुत बड़ा हुआ है, जिसके वजह से प्लेन में यानी ख़राबी पैदा की गई है, कोई गैस रिलीज़ की गई है, उसके वजह से पायलट वगैरह फेंट हुए हैं और वो प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन अब किसने किया है, इसके ऊपर जहाँ तक जो जितनी भी बातें हैं वो सब कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, सबूत किसी के भी नहीं है। लेकिन हुआ तो ये डेलिबरेट है, यानी एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था।